नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। शुरू करें। आज से साइंस शुरू करते हैं। कक्षा 6 की विज्ञान से शुरुआत करेंगे। ठीक, विज्ञान पहले कक्षा 6 की, उसके बाद 7, 8, 9, 10 ऐसे चलेंगे। तो पहला टॉपिक हम लेंगे इसमें पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। ठीक, सबसे पहली बात तो ये करें, पदार्थ होता क्या है। हम ऐसे कह सकते हैं, अगर सरल भाषा में कहें, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है या द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जिसमें भार हो और वह स्थान घेरे तो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। तो पदार्थ की परिभाषा आपको पता चली कि कोई भी वस्तु, लिख लीजिए, पदार्थ की परिभाषा क्या है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें भार होता है, पदार्थ कहलाती है। आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, कुछ ना कुछ उसमें वजन होगा, कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। क्या हवा में वजन होता है? हवा पदार्थ है कि नहीं है? नहीं है। हवा स्थान घेरती है, हवा में वजन नहीं होता? वजन भी होता है। आप एक खाली गुब्बारा लीजिए और एक गुब्बारे में हवा भर लीजिए, या फिर एक खाली टायर लीजिए और एक टायर में हवा भर लीजिए, दोनों को तौलिए, कौन से वाले में ज्यादा वजन लगेगा? जिसमें आपने हवा भरी। तो इससे पता चलती है कि हवा में भार भी होता है, और जब कोई गुब्बारा पिचका हुआ होता है तब उसको देखो और फुलाओ तब देखो, तो किसका मतलब क्या है? हवा स्थान भी घेरती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाती है। ठीक है। अब पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? कुछ मानव निर्मित पदार्थ भी हो सकते हैं और कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, भार और द्रव्यमान में बहुत अंतर होता है। देखिए, भार क्या होता है कि जैसे आप अभी यहाँ पृथ्वी पर हो तो आपका भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान में वो ऐसी इकाई है, वो कभी परिवर्तित नहीं होती। आपके शरीर में जितना भी जो चीज है वो आपका द्रव्यमान है, लेकिन आप जिस ग्रह पर जा रहे हो उस पर उसके हिसाब से, उसके गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से जो बदलता रहता है वह भार होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर 60 किलो के हो, तो चंद्रमा पर अगर आप जैसे ही पहुंचोगे तो आप 1/6 रह जाओगे, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 गुना कम होता है। तो वहां पे आप कितने रह जाओगे? 10 किलो के। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए भार बदलता रहता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। बात समझिए? ठीक। अच्छा बताइए, क्या हमेशा कोई एक वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, एक से अधिक पदार्थों से ही बन सकती है? ठीक है। अगर कोई वस्तु सिर्फ एक ही पदार्थ से बनी है तो क्या कहलाएगी? वो शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। एक या एक से अधिक से बनी है तो क्या है? वो यौगिक हो गया या मिश्रण हो गया। और एक ही चीज से बनी है तो क्या हो गया? वो तत्व हो गया। क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ जो होता है उसे हम तत्व कहते हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक। लेकिन अगर कोई वस्तु एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी है तो शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाएगा। जैसे आप बाजार में जाते हो, लिखा होता है कि शुद्ध घी, तो क्या घी शुद्ध हो गया? क्योंकि घी में बहुत सी चीजें हैं, प्रोटीन है, वसा है और पानी है, बहुत सी चीजें है, तो क्या वो शुद्ध हो गई? नहीं। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में शुद्ध कह देते हैं। वो चीज शुद्ध शुद्ध कब होगी? जब वो चीज केवल एक तरीके के ही पदार्थ से बनी हो। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए लोहा, शुद्ध है कि नहीं है? लोहे के अंदर लोहा ही लोहा है और थोड़ी कुछ है। सोना कह दिया गया तो ये शुद्ध है कि नहीं है? शुद्ध है, क्योंकि ये तत्व है, ये सिर्फ एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक। अच्छा चलिए देखते हैं
पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या होती है? हो गई रिकॉर्डिंग। हेलो, आपकी ड्यूटी मेरे पास नहीं है। आई है आपकी कि नहीं आई? तो आपका P2 पे होगा, इसलिए नहीं आई आज। पीठासीन वाले में तो नहीं है आपकी, हमारे पास है सारी ड्यूटी। P2 पे हो गए शायद आप इस बार, इसलिए नहीं। ठीक, ओके, ठीक। चलिए, हाँ, पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है? वर्गीकरण का मतलब जानते हो? बांट लेना। क्यों करते हैं वर्गीकरण किसी चीज का? किसी चीज का वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि उसके अध्ययन में आसानी हो जाए। एक जैसी वर्गीकरण का आधार क्या होता है? कुछ गुणों के आधार पर एक जैसी वस्तुओं को एक जगह रख देना और दूसरी वस्तुओं को अलग रख देना। जैसे मान लीजिए अब सारे धातुएं हमने एक तरफ कर दी और अधातु एक तरफ कर दी, तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी एक धातु के अगर हम गुण जान लें तो वैसे ही गुण, मिलते जुलते गुण सभी धातुओं में होंगे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? ये वर्गीकरण कर दिया। धातुओं को हमने अलग कर दिया पदार्थों में से और अधातुओं को अलग कर दिया। ऐसे ही हमने मान लिए ठोस को अलग कर दिया, द्रव को अलग कर दिया और गैस को अलग कर दिया। अब जो भी ठोस है उनके कुछ गुण एक जैसे हो गए, तो बता दिए ये चीज ठोस है तो इसको एक जगह रख दो। द्रव हो गई तो उसको अलग रख दो, गैस है तो उसको अलग रख। कहने का मतलब क्या हो गया? वर्गीकरण से हमें सहायता मिलती है किसी भी चीज के बारे में जानने में, अध्ययन करने में उसका। और हम कैसे करते हैं वर्गीकरण? उसकी बाह्य संरचना के आधार पर, वो बाहर से कैसा दिख रहा है, ऐसे कर सकते हैं। वर्गीकरण के आधार क्या हो सकते हैं? किसी चीज को बांटने का आधार क्या हो सकता है? वो बाहर से कैसी दिख रही है, ठीक है। इस वर्गीकरण को हम क्या कहेंगे? भौतिक वर्गीकरण। मतलब बाहर से कोई चीज जो दिखती है उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक वर्गीकरण। अब मान लीजिए किसी चीज को हमने आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत कर दिया, उसके अंदर क्या है, कैसे अणु है, कैसे परमाणु है, तो ये कैसा वर्गीकरण कहलाएगा? रासायनिक वर्गीकरण। बात समझ में आई? जब हम किसी चीज के बाहरी गुणों को देखकर वर्गीकृत करते हैं तो कैसा वर्गीकरण कहलाता है? भौतिक वर्गीकरण। और जब हम किसी चीज के आंतरिक गुणों को देखकर वर्गीकरण करेंगे तो कैसा कहलाता है? वो रासायनिक वर्गीकरण। ठीक, अच्छा ठीक है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम पदार्थ को बांट देते हैं 3 भागों में। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ध्यान रखने वाली बात है ये। ठोस, द्रव, गैस किस प्रकार के वर्गीकरण में आता है? भौतिक वर्गीकरण है पदार्थ का। भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या हो गया पदार्थ का? ठोस, द्रव और बन जाता है आदमी। ठीक है, देखिए देखते हैं, सुन लीजिए पहले ठोस क्या होते हैं। पहले हम ठोस की बात करते हैं। ठीक, ठोस पदार्थ की बात कर लेते हैं पहले। मान लीजिए कंचा है आपके पास, सबने खेला होगा कंचा बचपन में खूब। ठीक है, कंचा आपके पास है। अब उसको, कंचे को आपने थैले में से निकाल के अपने हाथ में ले लिया। हाथ में निकालने के बाद उसको हमने गिलास में डाल दिया, उसको खूब हिलाया डुलाया, गिलास में खूब कड़कड़ की आवाज आई। फिर उसको निकाल के हमने देखा बाहर, क्या उसकी बनावट में या उसके आकार में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित होता है। अब देख लें क्या पॉइंट लिख सकते हैं? ठोस पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब ये हुआ शेप और वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है, आकार और आयतन निश्चित रहता, कभी नहीं बदलता। ऐसा क्यों होता है बताइए? अब देखिए क्या होता है। ठोस पदार्थ, जैसे मान लिया हमने किसी एक ठोस पदार्थ को देख लिया। अब जो ठोस पदार्थ के अणु होते हैं, जिन कणों से मिलकर वो बना होता है, वो बहुत ही पास पास होते हैं। इतने पास होते हैं कि उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। गैप नहीं होने की वजह से क्या होता है? आपस में इतना उनके अंदर कौन सा बल लगेगा? वो तो ठीक है, इसको और क्या कहेंगे? अंतर आणविक बल। क्या कहेंगे? अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल इतना मजबूत होता है जिसकी वजह से क्या होता है? ये ठोस ना अपना आकार बदलते हैं और ना ही अपना आयतन बदलते हैं। ठीक, इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के बीच में कोई जगह
नहीं होती है, ठीक है। और जो आकर्षण बल होता है इनके अंदर, वो इनको बहुत ही मजबूती से बांधे रखता है। समझ में आई बात? और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के कण जो होते हैं एक तरीके से अपने स्थान पर स्थिर होते हैं। ठीक, बात समझ में आई? अब देखते हैं द्रव। ठीक है, ठोस के बाद क्या आता है? द्रव पदार्थ क्या होते हैं? ठीक, द्रव पदार्थ हम पहले तो इन्हें कह सकते हैं द्रव जो बह सकता है वो क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, 1 लीटर पानी ले लिया। ठीक, पहले आपने उसको नापने के लिए लीटर में डाला था, 1 लीटर पानी ले लिया। अब उसको आपने भगोने में डाल दिया। ठीक, उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसको उठा के बाल्टी में डाल दिया। अब आप क्या देख रहे हैं बार बार कि द्रव का आकार बार बार बदल जाता है। हम जिस बर्तन में रखते हैं द्रव उसी का आकार ले लेता है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि उसका आयतन कम हो जाए? 1 लीटर से कम हो जा रहा है क्या? लेकिन उसका आयतन कम नहीं हो रहा। तो हम यहां कह सकते हैं कि द्रव पदार्थों के आकार या आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन उनका आयतन निश्चित रहता है। तो हम लिख सकते हैं द्रवों का आकार आकार कैसा होता है? अनिश्चित। और आयतन कैसा रहता है? आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है, आयतन नहीं बदलता। अब बताइए, ठोस की तुलना में जो द्रव है उनके अणु पास पास होंगे कि थोड़ा दूर दूर होंगे? ठीक है, अब क्या होता है, द्रव हम बनाए अगर किसी चीज को, द्रव पदार्थ के अणु, तो इसके कण क्या होंगे? थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसके मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से इसके अणु अपनी जगह से हट सकते हैं और इसका आकार बदलता रहता है। ठीक है कि नहीं? यही कारण होता है कि द्रवों में कोई चीज घुल जाती है। जैसे आपने मान लीजिए 1 चम्मच चीनी ली और 1 गिलास पानी है, उसको डाला पानी में और घुमा दिया, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद चीनी घुल जाती है। क्या दिखाई पड़ती है आपको अलग से चीनी? नहीं दिखाई पड़ती है। फिर आपने 1 और चम्मच चीनी डाली, वो भी घुल जाती है। ठीक, ऐसे आप बार बार डालते रहिए तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि अभी जो आप देख रहे हो इस चित्र में, जो अणुओं के बीच में स्थान खाली है, वो चीनी के घुलने से, बार बार घुलने से वो स्थान भर जाता है। अगर आप उसमें बढ़ाते ही जाएंगे तो इतना गाढ़ा हो जाएगा, एकदम से ठोस पदार्थ जैसी चीनी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो स्थान है पूरा का पूरा भर चुका होगा, चीनी ने भर दिया है। ठीक, तो इससे मैं क्या चीज समझ में आई? द्रवों का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन उसकी आकृति और सॉरी उसका आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, अब देखते हैं गैस। गैस के बारे में आपने देखा होगा, गैस अगर एक कमरे में आप एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं, बाहर बैठा हुआ आदमी कमरे को, उसको पता चल जाता है कि अगरबत्ती जल रही है। ऐसा क्यों होता है? अब गैस जो होता है, अगर उसकी बात करें तो उसके अणु बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। इतने दूर होते हैं कि उनके मध्य आकर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर होता है। वो बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं पकड़ते हैं। जिस बर्तन में डाल दिए जाते हैं उसकी दीवारों पर जोर लगाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? उसकी दीवारों पर जोर लगाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा गैस का सिलेंडर या फिर आप परफ्यूम डालते हो, थोड़ा सा भी दबाओ तो एकदम फिस की आवाज से एकदम से निकलता है तेजी से। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो उसके अणुओं के बीच में कोई बल नहीं लगा है, वो एकदम से भागने के लिए तैयार रहते हैं, एकदम से दौड़ लगाने के लिए। तो जैसे ही आप उसको दबाते हो एकदम से दौड़ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई आयतन निश्चित नहीं होता और ना ही इसकी कोई आकार निश्चित होता है। क्या कारण है? क्योंकि इसके अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं गैस के बारे में, आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं? दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, कोई फिक्स नहीं होता, ना इसका वॉल्यूम फिक्स है ना इसका शेप फिक्स है। ठीक, इतनी चीजें। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था कैसी है उसके आधार पर हम पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हमने देखा था पहले अवस्थाओं के आधार पर। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं और किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तीसरा है पारदर्शिता के आधार पर। ठीक, पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर। ठीक है, पारदर्शिता के आधार पर कैसे, तीन भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया पारदर्शी, एक हो गया अपारदर्शी, और एक हो गया पारभासी या अल्प पारदर्शी भी कह देते हैं इसको। ठीक है, या अल्प पारदर्शी। देखिए सीधी सीधी बात क्या है, ऐसे पदार्थ जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, जिनके आर पार हमें देख सकते हैं आसानी से, उसे हम क्या कह देते हैं, पारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिसके आसपास हम आर पार हम देख सके, जैसे कि जल हो गया, कांच हो गया, इनके आर पार देख लेते हैं, तो ये कैसे पदार्थ कहलाएंगे, पारदर्शी, जिनके आर पार देखा जा सके। अपारदर्शी पदार्थ कैसे हो गए, जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, दीवार हो गई। अब दीवार का मतलब क्या हो गया, पत्थर से हो गया यहाँ पे, इसके आर पार हम नहीं देख सकते, ये कैसे पदार्थ हो जाएंगे, अपारदर्शी। अब पारभासी पदार्थ कैसे होते हैं, जिनसे हम थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब धुंधला धुंधला देख सकते हैं। ठीक, धुंधला या आंशिक रूप से इनके आर पार देखा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी। जैसे मान लीजिए एक तेल लगा हुआ कागज है, कागज पे अगर तेल लग जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज आर पार थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, तेल लगा कागज। या फिर हम कह सकते हैं घिसा हुआ कांच, कांच हुआ है, कांच से तो आर पार देख लोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको घिस दे तो क्या होगा, पूरी तरीके से देख लोगे क्या, हाँ, साफ नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। तो लिखेंगे यहां पर घिसा हुआ कांच। ये क्या हो गया, पारभासी पदार्थ या अल्प पारदर्शी, जिनसे थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं और कैसे हम बांट सकते हैं पदार्थ को। नेक्स्ट है चुंबकत्व के आधार पर। क्या है, चुंबकत्व के आधार पर। अब सीधी सीधी बात यह है कि चुंबक से हम देखेंगे कि कौन से पदार्थ चुंबक के साथ चिपक जाते हैं और कौन से पदार्थ चुंबक से नहीं चिपकते। तो हम उसको दो भागों में बांट देते हैं, पहला है चुंबकीय पदार्थ और दूसरा क्या हो जाता है, अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ होंगे, वे पदार्थ जो चुंबक के साथ चिपक जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, चुंबकीय पदार्थ। और वे पदार्थ जो चुंबक से नहीं चिपकेंगे वो अचुंबकीय पदार्थ। बताइए चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लोहा हो गया, और बताइए लोहा के अलावा क्या, लोहा और कोबाल्ट चिपक जाता है। और बताइए सोना चिपक सकता है क्या, नहीं चिपक सकता। निकिल चिपक सकती है, निकिल चिपक जाती है। लिख लेंगे, इनमें से पूछ लिया जाता है, बताइए निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, हाँ वो उस लोहे से ही संबंधित है वो। चुंबक, चुंबक तो चिपकता ही है, चुंबकीय है ही। ठीक है, चुंबकीय पदार्थों में लिख लीजिए लोहा, कोबाल्ट, निकल। अचुंबकीय पदार्थ में तो आप जानते हो, रबर हो गया, चौक हो गई, और मान लीजिए बुरादा हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये सब क्या है, अचुंबकीय पदार्थ। ठीक,
हो गया इतना? अब आगे देखते हैं। अब पदार्थ मिलकर जो जिन तत्वों से मिलकर बनता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु, फिर अणु। अच्छा बताइए, अणु बड़ा है कि परमाणु बड़ा है? अणु बड़ा है कि परमाणु बड़ा है? अणु बड़ा है। अणु बड़ा होता है, ठीक है। परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पदार्थ बनता कैसे। पदार्थ के निर्माण की इकाइयां, सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु। अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? पदार्थ। अब पदार्थ में भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तत्व हो सकता है और यौगिक हो सकता है और मिश्रण हो सकता है, इस प्रकार, समझ गए? तो सबसे छोटी इकाई क्या है पदार्थ की? परमाणु, उससे बड़ी अणु, उससे बड़ा पदार्थ, और पदार्थ के फिर अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। अच्छा बताइए, अणु और परमाणु में से कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है? अणु भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है? परमाणु हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। तो लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डालिए अणु। अणु, अणु नहीं, परमाणु डालिए पहले, परमाणु। लिखेंगे परमाणु की डेफिनेशन लिखिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कभी भी कोई परमाणु अकेला नहीं रह सकता, वो अणुओं के रूप में ही मिलेगा, मिलते, ठीक है। हाँ, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु रासायनिक, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण, और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, ठीक है। पदार्थ के जो भी गुण हैं वो सारे के सारे किसमें मिलेंगे? उसके अणुओं में मिलेंगे, ठीक है। अब आगे लिखेंगे इस पॉइंट को, समान परमाणुओं के मिलने से, अगर एक जैसे ही परमाणु मिलेंगे, ठीक है, एक प्रकार के परमाणु ही अगर आपस में मिल रहे हैं तो क्या बनता है? तत्व बनता है। लिख लेंगे, समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं। जैसे O+O मिल गया तो क्या हो गया? O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन, एक तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनते हैं? तत्व के अणु बनते हैं, ठीक। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है? तत्व है। देख लीजिए, समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब आगे लिखिए, भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के अगर परमाणु मिल रहे हैं तो भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, यौगिक के अणु बनते हैं। जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी पदार्थ के निर्माण की जो मौलिक इकाई है वो क्या है? परमाणु है। परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं, और एक प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो क्या बनेगा? तत्व। और अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो यौगिक बनेगा, ठीक है। समझ में आई बात? अगर एक समान अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं
तो उसको हम यौगिक कह देते हैं, और किसी एक ऐसे ही कोई भी अनुपात हो तो उसे क्या कह देते हैं, मिश्रण। जैसे कि यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि H2O, अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं 1 परमाणु। जब ये परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो एक निश्चित अनुपात में मिले, अगर आप इससे कम या ज्यादा मिला दोगे तो पानी नहीं बनेगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यौगिक का जो अनुपात होता है वो एकदम फिक्स रहता है। अब फिर मैं आपसे कहूं भाई मिश्रण बनाओ, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि 4 लोगों को खड़ा करूं और ये कहूं ये नींबू है, ये पानी है इस गिलास में, और ये चीनी रखी है बोतल में, ठीक है। आप लोगों को शरबत बना के लाना है, ठीक है। तो हर एक का स्वाद क्या एक जैसा होगा क्या, नहीं हो सकता। कोई 2 चम्मच चीनी डालेगा, कोई आधा नींबू डाल देगा, कोई पूरा नींबू डाल देगा एक गिलास में, है ना, कोई 3 चम्मच डालेगा चीनी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो बन तो बार बार क्या रहा है, मिश्रण बन रहा है, कोई अलग चीज बन रही है नहीं, लेकिन उसमें कोई अनुपात फिक्स नहीं। जब किसी भी हम कह सकते हैं कोई ऐसा यौगिक जिसमें अनुपात फिक्स ना हो तो क्या बन जाता है, मिश्रण। यौगिक तभी बनेगा जब उसमें क्या होता है, अनुपात। हाँ, अब इसमें तत्व में क्या होता है, एक प्रकार के ही परमाणु जब मिलेंगे तब क्या बनेगा, जैसे कॉपर लिख दिया मैंने, अब इसमें कोई दूसरी चीज है क्या, जब इसमें ये चीज के अलावा कोई दूसरी चीज अगर मिल जाती तो क्या हो जाता, वो यौगिक। अयौगिक तब होता जब क्या होता है, एक निश्चित अनुपात मिलता, और मिश्रण कब होता, जब किसी भी अनुपात में मिला देते। बात समझ गए, ये अंतर होता है तीनों का, ठीक। क्या परमाणु को भी तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और पहले तो ये कहा गया था कि इसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन अब क्या हो गया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है, इसको भी तोड़ा जा सकता है। किसमें किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप कि पदार्थों में जो विद्युत का संचालन होता है वो किसकी वजह से होता है, हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो मुक्त अवस्था में रहते हैं, इसी वजह से पदार्थों में जो ऐसे पदार्थ होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, उनमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक रह सकती है, ठीक है। अच्छा, ये तो पता होगा किसने खोज की, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड नहीं की है, ई गोल्डस्टीन ने की है। अगर आपसे ये कहा जाए कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है तो आपका बताएंगे रदरफोर्ड ने, ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की है, ये थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ईट पर नाच आपको याद रहता है ना, वही वाला, ठीक। एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है।